चिंतित होकर अपने कैप्टन से पूछा कि वह ठीक है या नहीं। इसी बीच उसने धीरे से कैप्टन के ईयर में विस्पर करते हुए कहा कि सामने खड़ा यह युवक वही लिंचेड है जो हाल ही में बहुत फेमस हुआ है। यह सुनते ही कैप्टन शॉक में आ गया और जोर से रिएक्ट किया। जैसे ही उसे लिन की रियल आइडेंटिटी का एहसास हुआ, वह तुरंत अनकंफर्टेबल हो गया। उसने नर्वस होकर सिर खुजाया और फोर्स्ड स्माइल के साथ बोला कि उसने ब्रदर लिन के बारे में बहुत सुना है और यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वह ऑकवर्ड होकर पीछे मुड़ा और बोला कि वे लोग अभी तुरंत चले जाते हैं और अब उसके रेस्ट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। लेकिन लिन ने उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। उसने कोल्ड वॉइस में पूछा कि क्या उसने उन्हें जाने की परमिशन दी थी। यह सुनते ही कैप्टन फियर से फ्रीज हो गया। लिन ने अपने हाथ में एनर्जी गैदर की और सीरियस टोन में पूछा कि अगर आज यहाँ खड़ा व्यक्ति उनसे वीक होता तो क्या वे उसे जाने देते। फिर उसने खुद ही आंसर दिया कि इसका जवाब क्लियरली नो है। उसके इन वर्ड्स ने पूरे स्क्वाड के मन में फियर भर दिया। वे सभी टेरर में कांपने लगे और उनकी आइज में पैनिक साफ दिखाई देने लगा। उसी समय अचानक पास से एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई दी जिसने सबका अटेंशन खींच लिया। अगले ही मोमेंट अनबिलीवेबल स्पीड से ब्लड लाइन एंड्स का एक स्वॉर्म बाहर निकल आया। स्क्वाड के एक मेंबर ने फियर में चीखते हुए पैनिक में गालियां दी और जोर से चिल्लाया कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में ब्लड लाइन एंड्स हैं। ये सीन देखकर पूरा ग्रुप घबरा कर तुरंत भागने लगा। वे सभी टेरर में चिल्ला रहे थे कि यहाँ हंड्रेड्स की संख्या में रैंक 4 की ब्लड लाइन एंड्स मौजूद है। उन्होंने पैनिक में कहा कि अगर सिर्फ 1 डजन होती तो शायद उनसे डील करना पॉसिबल था, लेकिन 100 से ज़्यादा रैंक 4 क्रीचर्स का सामना करना पूरी तरह इम्पॉसिबल है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे अपने पेट्स को समन भी कर लें तब भी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर ही रहेगी, इसीलिए रन करना ही एकमात्र ऑप्शन है। लेकिन दुर्भाग्य से वे फास्ट नहीं थे। अचानक एक ब्लड लाइन एंट लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ी और उसने उनमें से एक व्यक्ति को बाइट कर लिया। यह देखकर बॉल्ट आदमी पूरी तरह पैनिक में आ गया और भागते हुए लिन के पीछे छिप गया। वह डर के मारे चिल्लाने लगा कि वह अभी मरना नहीं चाहता और सबको जोर देकर कहने लगा कि जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। दूसरी ओर इस पूरे केओस के बीच लिन अकेला काम खड़ा रहा। उसने हल्की सरप्राइज के साथ कहा कि ऐसी लकी सिचुएशन भी हो सकती है। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी और वह सोच रहा था कि इतने सारे डार्क टाइप क्रिएचर्स तो जैसे खुद ही उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स लेकर सामने आ गए हैं। उसी समय एक ब्लड लाइन ईंट अचानक उसकी ओर झपटी, लेकिन रॉक कोस्ट ने तुरंत रिएक्शन दिया। उसने अपने कोस्ट जनरल फॉर्म में घूमते हुए लाइटनिंग कलिजन अटैक किया, जिससे एक ही मोमेंट में पूरा स्वॉर्म इलेक्ट्रिक शॉक से स्टन हो गया। लिन ने पीछे मुड़कर आइस क्वीन और इग्नस रॉक ड्रैगन की ओर देखा और काम वॉइस में कहा कि फिलहाल अर्थ स्पिरिट खुद ही रैंक 4 स्टेज 1 की ब्लड लाइन एंड्स को हैंडल कर सकता है। उसने यह भी कहा कि सेम लेवल अपोनेंट्स से फाइट करने पर ग्रोथ ज़्यादा होती है। साथ ही उसने उन्हें वार्निंग दी कि वे अलर्ट रहें और सिर्फ तब इंटरवीन करें जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए। इसके तुरंत बाद इग्नस रॉक ड्रैगन ऊपर उछला और एक विशाल ड्रैगन फॉर्म में एक्सपैंड हो गया। उसने नीचे डेंस वाइट स्मोक फैलाया जिससे पूरा सीन ब्लर हो गया। लिन तेजी से उसकी बैक पर चढ़ गया। नीचे से कुछ लोग डेस्परेशन में चिल्ला रहे थे, उससे रुकने की रिक्वेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि वह उन्हें अकेला छोड़कर न जाए। वे अपॉलॉजी मांगते हुए उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वह उन्हें भी साथ ले जाए, ये कहते हुए कि वे भी एक्सप्लोरर्स हैं और उसे उन्हें यूं नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन लिन ने उनकी ओर कोई अटेंशन नहीं दिया और अपने थॉट्स में फोकस रहा। वह मन ही मन सोचने लगा कि ब्लड लाइन एंड्स आमतौर पर स्कॉर्चिंग वैली में पाई जाती है और इस लोकेशन से उस वैली की डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर है। उसने कुछ मोमेंट एनालाइज किया और कंक्लूजन निकाला कि किसी एंट कॉलोनी का हंट के लिए इतनी दूर आना नेचुरल नहीं है। उसे यह सिचुएशन सस्पिशियस लगी और उसने अंदाज़ा लगाया कि निश्चित रूप से स्कॉर्चिंग वैली में कुछ अनयूजुअल हुआ है। तभी उसकी नज़र दूर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी और वह मोमेंटरीली रुक गया। उसने तुरंत उस डायरेक्शन की ओर पॉइंट किया और इग्नस रॉक ड्रैगन को वहां जाने का ऑर्डर दिया। इसी बीच नीचे ग्राउंड पर ब्लड लाइन एंट्स का स्वॉर्म ग्रुप्स में मूव करता रहा। अचानक उनमें से एक एंट ने अपना हेड उठाया। तब तक लिन ड्रैगन पर सवार होकर काफ़ी डिस्टेंस तय कर चुका था। अचानक उस एंट की आइज में इंटेंस लाइट चमकी और उसने एक स्पिरिचुअल अटैक लॉन्च किया। ये इनविजिबल वेव सीधे लिन से टकराई। वह पेन से टीथ क्लेंच करते हुए कराह उठा और तुरंत समझ गया कि यह एक मेंटल अटैक है। वह थोड़ा झुककर ड्रैगन की बैक पर बैठ गया और धीरे से बोला
कि ऐसे स्पिरिचुअल अटैक्स इनविजिबल होते हैं और उनसे बचना मुश्किल होता है। उसने यह भी समझ लिया कि जो क्रीचर्स इस तरह के अटैक्स कर सकते हैं वे लॉन्ग रेंज में लगभग इनविंसिबल होते हैं, लेकिन क्लोज कम्बैट में वीक होते हैं। यह सोचकर उसने तुरंत इग्नस रॉक ड्रैगन को नीचे डाइव करके क्लोज रेंज अटैक करने का ऑर्डर दिया। उसी मोमेंट उसने एक स्पिरिट एरो शूट किया जिसने नीचे मौजूद एक एंट को इंस्टेंट किल कर दिया। अपने साथी की डेथ देखकर ब्लड लाइन एंट्स का लीडर रेज में आ गया और उसकी आईज ब्राइट लाइट से चमकने लगी। लिन ने कुछ मोमेंट रुककर उसकी रिएक्शन ऑब्जर्व की और महसूस किया कि उसकी स्पीड बेहद हाई है। तभी सिस्टम पैनल सामने आया जिसमें बताया गया कि यह एक डार्क टाइप ब्लड लाइन एंट है जो रैंक 5 स्टेज 2 की है। लिन ने तुरंत समझ लिया कि यह स्वॉर्म का लीडर है। उसने इग्नस रॉक ड्रैगन की ओर मुड़कर कहा कि अब उसका परफॉर्मेंस दिखाने का समय है। उसने समझाया कि इन ब्लड लाइन एंट्स को डिफीट करने से उसकी ग्रोथ रेट तेजी से इंक्रीज होगी। ये सुनते ही इग्नस रॉक ड्रैगन तुरंत एक्टिव हो गया। उसने अपने क्लॉज और वाइन्स की मदद से कई एंट्स को पकड़कर क्रश कर दिया। साथ ही उसने बार बार शैडो और टैंगल अटैक्स किए जिससे कई एंट्स के हेड्स अलग होकर ग्राउंड पर गिर गए। लेकिन शॉकिंगली वे एंट्स जल्दी ही रिजेनरेट होकर फिर से उठ खड़ी हुई। कुछ ही समय बाद पूरा स्वॉर्म पीछे हटने लगा, लेकिन रिट्रीट करते हुए उन्होंने फिर से ह्यूमंस की ओर एक और स्पिरिचुअल अटैक लॉन्च कर दिया। लिन की ओर आते हुए अटैक को देखकर इग्नस रॉक ड्रैगन चिंता के साथ लिन की ओर बढ़ा, जैसे वह उसकी कंडीशन को लेकर वरीड हो। लेकिन लिन ने तुरंत अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया और उसे काम करते हुए कहा कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही मूव दूसरी बार उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। हल्का सा ब्राउ सिकोड़ते हुए लिन ने यह भी कहा कि यह क्रीचर काफ़ी इंटेलिजेंट है, क्योंकि यह सीधे बीस्ट मास्टर को टारगेट कर रहा था। उसने कंक्लूजन निकाला कि इसकी इंटेलिजेंस बाकी ब्लड लाइन एंड से काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही लिन लगातार इग्नस रॉक ड्रैगन को इंस्ट्रक्शंस देता रहा। उसने समझाया कि एनिमी का लेवल भले ही हाई हो, लेकिन क्लोज कम्बैट में वह उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। उसने ड्रैगन को ऑन ऑर्डर दिया कि जल्दी से बैटल खत्म करे ताकि वे वापस जाकर आइस क्वीन और बाकी साथियों को ले सके। ये सुनते ही इग्नस रॉक ड्रैगन ने अपना माउथ वाइड खोल दिया और एक पावरफुल रोर के साथ ग्राउंड पर अटैक किया। उसके इस स्ट्राइक से आसपास की लैंड ट्रेम्बल करने लगी और पूरा एरिया डिस्ट्रक्शन से भर गया। चारों तरफ ब्लड फैल गया और ब्लड लाइन एंट्स मरे हुए क्रिएचर्स के ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगी, जिससे उनकी पावर और बढ़ती जा रही थी। उधर किसी दूसरी लोकेशन पर एक इंजर्ड आदमी पैनिक में चिल्ला रहा था कि ब्लड लाइन एंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और ईस्टर्न डिफेंस लाइन ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। उसके पास खड़ी फीमेल कैप्टन ने ब्राउ सिकोड़ते हुए फर्म वॉइस में ऑर्डर दिया कि चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, उन्हें अपनी पोजीशन होल्ड करनी ही होगी। उसने डीप ब्रेथ लेते हुए कहा कि ब्लड लाइन एंड्स ऐसे क्रिएचर्स नहीं हैं जो लास्ट तक फाइट करती रहे। वे हैवी लॉस होने पर खुद ही रिट्रीट कर जाती हैं। उसके पास एक थंडर पैटर्न पपेट खड़ा था जो इलेक्ट्रिक टाइप रैंक 6 स्टेज 1 का था और उसकी प्रेजेंस ही टेरिफाइंग थी। कैप्टन ने सिचुएशन एनालाइज करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर की। उसने कहा कि वे चारों ओर से सराउंड हो चुके हैं और सर्वाइवल का एक ही तरीका है कि वे पोजीशन होल्ड करें और एंड तक फाइट करें। उन्होंने डिसाइड किया कि जितनी ज़्यादा एंट्स को किल कर सकें उतना बेहतर होगा, ताकि अंत में स्वॉर्म खुद रिट्रीट करने को मजबूर हो जाए। यही उनकी लास्ट होप थी और सभी को उसी प्लान पर फॉलो करना था। इसी बीच जब लिन ग्राउंड पर उतरा तो उसके सामने का सीन पूरी तरह रूइंड था। वह आदमी जो पहले बहुत एरोगेंट और एग्रेसिव था, अब इंजर्ड हालत में ग्राउंड पर पड़ा था। लिन उसके पास खड़ा होकर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता रहा, फिर बिना इमोशन के आगे बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा कि यह रिजल्ट शायद उसके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि वह हमेशा वीक लोगों को टारगेट करता था। आगे बढ़ते हुए जब लिन आइस क्वीन और रॉक कोस्ट के पास पहुंचा तो उसने काम वॉइस में कहा कि वे वापस आ गए हैं। उसी समय 2 सिस्टम पैनल्स उसके सामने आए जिनमें उनके स्टैट्स दिखाए गए। आइस क्वीन अब रैंक 5 स्टेज 3 पर थी और उसकी ग्रोथ रेट 40% तक पहुंच चुकी थी। वहीं अर्थ स्पिरिट रैंक 4 स्टेज 6 पर था और उसकी ग्रोथ रेट 82% हो चुकी थी। ये देखकर लिन शॉक हो गया और खुशी से बोला कि रिजल्ट्स उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर है। उसने दोनों की हार्ड वर्क के लिए प्रेज की, लेकिन इसके बाद वह सीरियस हो गया। उसने सोचा कि कैंप के पास हुई घटनाएं और रास्ते में दिखने वाली एंट कॉलोनीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। उसे यह सिचुएशन सस्पिशियस लगी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि उन्हें फियर्स वैली के अंदर और डीप जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आइस क्वीन और रॉक कोस्ट ने तुरंत हेड नॉट करके अग्री किया।
इसके बाद सभी इग्नस रॉक ड्रैगन की बैक पर चढ़ गए और आगे की ओर बढ़ गए। जर्नी के दौरान लिन का माइंड टेंशन से भरा हुआ था। उसने नोटिस किया कि रास्ते में पहले ही 4 से 5 ब्लड लाइन एंट कॉलोनीज मिल चुकी हैं, जिनका लीड बॉस लेवल क्रीचर्स कर रहे थे। ये सोचकर वह वरीड हो गया कि आखिर फियर्स वैली में ऐसा क्या हुआ है जिससे इतनी बड़ी संख्या में ब्लड लाइन एंट्स एक साथ एक्टिव हो गई है। अचानक उसकी नज़र आगे एक ब्राइट एरिया पर पड़ी। उसने तुरंत ध्यान से देखा और साथियों से कहा कि वहाँ फायर लगी हुई लग रही है। उसने इग्नस रॉक ड्रैगन पर हाथ रखते हुए ऑर्डर दिया कि वे वहाँ जाकर सिचुएशन चेक करें। जैसे ही वे पास पहुँचे, नीचे का सीन क्लियर हो गया। रॉक्स पर ब्लड फैला हुआ था और चारों ओर स्मोक और फायर के मार्क्स अभी भी मौजूद थे। उसी जगह एक इंजर्ड युवक खड़ा था जिसका बॉडी वुंड से भरा हुआ था। उसने पैनिक वॉइस में अपनी कैप्टन से कहा कि सिचुएशन सच में क्रिटिकल है और कुछ बहुत अनयूजुअल हो रहा है। उसके वर्ड्स में फियर और कंसर्न साफ दिखाई दे रहा था। दूर फैले हुए ब्लड से भरे कॉर्प्स के बीच उमड़ते हुए ब्लड लाइन एंट्स के स्वाद को देखकर वह युवक फियर से कांप उठा। उसने पैनिक में कहा कि उन्होंने इतनी सारी एंट्स को किल किया है, फिर भी वे रिट्रीट करने का कोई साइन नहीं दे रही हैं। उसकी वॉइस में डिस्पेयर और हेल्पलेसनेस साफ झलक रही थी। उसने बताया कि उसका लास्ट पेट भी बैटल में डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वह लगभग रोते हुए पूछने लगा कि अब वे क्या करें। उसने यह भी कहा कि ये ब्लड लाइन एंट्स अपने ही साथियों को डवोर करके हील हो सकती है, जबकि उनके पास ऐसा कोई हीलिंग मेथड नहीं है। इसी बीच अचानक स्काई से एक मैसिव लाइटनिंग स्ट्राइक नीचे गिरा और उसने एंट स्वॉर्म के आधे से ज़्यादा हिस्से को एक ही मोमेंट में डिस्ट्रॉय कर दिया। वह सीन बेहद टेरिफाइंग था, लेकिन उससे मिली रिलीफ बहुत शॉर्ट लिव थी। कैप्टन अब पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी थी और हैवी ब्रीदिंग कर रही थी। उसने वीक वॉइस में एक्सेप्ट किया कि उसे भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। उसने ब्राव कसकर सिकोड़ ली और सोचा कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक वेव को हैंडल किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद सेकंड वेव आ गई। उसने चारों ओर फैले बैटलफील्ड को देखा और सिचुएशन का सीरियस एनालिसिस किया। उसने पाया कि थाउजेंड्स की संख्या में आए रैंक 4 ब्लड लाइन एंट्स के अटैक ने उनकी टीम के हाफ से ज़्यादा पेट्स को किल या इंजर कर दिया है। उसने यह भी माना कि केवल थंडर पैटर्न पपेट की वजह से ही वे अब तक सर्वाइव कर पाए हैं, लेकिन उसने वार्निंग दी कि वह भी मैक्सिमम 10 मिनट्स तक ही टिक सकता है और अगर वह भी कोलैप्स हो गया तो उनकी फाइनल डिफेंस लाइन तुरंत ब्रेक हो जाएगी। सभी लोग बैक टू बैक खड़े थे और किसी तरह अपनी पोजीशन होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन ने सिचुएशन को फिर से इवैल्यूएट किया और पाया कि टीम के सभी एरिया डैमेज देने वाले पेट्स पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इस वजह से इतने बड़े स्वॉर्म को एलिमिनेट करना अब इम्पॉसिबल हो गया था। उसने यह भी महसूस किया कि उसकी स्पिरिट पावर लगभग खत्म हो चुकी है। उसके माइंड में फियर आया कि शायद उसे यहीं डेथ का सामना करना पड़ेगा। उसी समय एक युवक के माइंड में अचानक एक आइडिया आया और उसने लाउड वॉइस में कहा कि वे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। उसने कैप्टन से रिक्वेस्ट की कि वह यहाँ से एस्केप कर जाए और ख़ुद को सेव कर ले। उसने जोर देकर कहा कि वह सबको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। बाकी मेंबर्स भी फाइट करते हुए उसे जाने के लिए कहने लगे। उन्होंने कहा कि वह उनकी चिंता न करे और याद दिलाया कि उसके बाकी 2 पेट्स पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जबकि थंडर पैटर्न पपेट अभी भी फाइट कर सकता है, इसलिए उसे तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन कैप्टन ने यह सुनकर एंगर में उन्हें डांट दिया। उसने हार्श टोन में कहा कि वे कैसी बातें कर रहे हैं। उसने फर्मली कहा कि वह उनकी कैप्टन है और अगर मरना है तो वे सभी साथ मरेंगे। उसके वर्ड्स में डिटर्मिनेशन और लीडरशिप साफ दिखाई दे रही थी। उसी मोमेंट उसने अचानक कुछ स्ट्रेंज महसूस किया। उसने ऊपर देखा और पाया कि स्काई से छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स गिर रहे हैं। उसने शॉक में ऊपर देखते हुए कहा कि क्या यह सच में स्नो है। टीम के बाकी मेंबर्स भी उतने ही शॉक्ड थे। उन्होंने डिसबिलीफ में पूछा कि फियर्स वैली में स्नो कैसे गिर सकती है और क्या यह डेथ से पहले दिखने वाला इल्यूजन है। तभी एक युवक को कुछ समझ में आया। उसने आगे पॉइंट करते हुए लाउड वॉइस में कहा कि यह इल्यूजन नहीं है, बल्कि कोई उनकी ओर आ रहा है। उसने बताया कि एक व्यक्ति ड्रैगन पर सवार होकर उनकी ओर बढ़ रहा है। वह व्यक्ति लिन था और उसके साथ आइस क्वीन भी थी। आइस क्वीन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया था और उसने ब्रो सिकोड़ ली थी। बिना टाइम वेस्ट किए उसने अपनी पावरफुल स्किल ब्लिजर्ड एक्टिवेट कर दी, जो एक एरिया इफेक्ट अटैक था। इस अटैक ने पूरे एंड स्वार्म को कवर कर लिया। चारों ओर आइस लेयर जमने लगी और एनवायरनमेंट अचानक एक्सट्रीम कोल्ड में बदल गया। ये सीन देखकर कैप्टन स्टंट रह गई।
उसने शॉक में सोचा कि क्या वे सच में बच गए हैं। उसी समय एक ग्लासेस पहने व्यक्ति ने एक्साइटमेंट में कहा कि वह व्यक्ति कुछ फैमिलियर लग रहा है। उसने ध्यान से ऑब्जर्व किया और अनाउंसमेंट की कि वह उसे पहचान गया है। उसने कहा कि वह कोई और नहीं बल्कि लिन है, वही टैलेंटेड बीस्ट मास्टर जिसने सुपीरियर डिफिकल्टी ब्रॉन्ज लेवल एग्जाम पास किया था और निंगजैंग एकेडमी कंपटीशन जीतकर चैंपियन बना था। उसके बगल में खड़े एक अन्य युवक ने भी एक्साइटमेंट के साथ कहा कि वह वास्तव में लिन ही है, वही टैलेंटेड युवक जो अपने पेट्स का फ्यूजन कर सकता है और अब वे सभी बच गए हैं। ये सुनते ही पूरे ग्रुप में एनर्जी की लहर दौड़ गई। सभी लोग एक साथ लाउड वॉइस में चिल्लाने लगे और लिन को महान कहते हुए उससे उन्हें बचाने की रिक्वेस्ट करने लगे। वे बार बार कह रहे थे कि अब वे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। ऊपर स्काई में खड़े लिन ने काल्म वॉइस में आइस क्वीन को ऑर्डर दिया कि वह पूरे एरिया को क्लियर कर दे। आइस क्वीन ने बिना किसी हेजिटेशन के हेड हिलाकर कमांड एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपनी एक फिंगर उठाई और एक शाइनिंग आइस पार्टिकल क्रिएट किया जिसे उसने एंट स्वॉर्म की ओर लॉन्च कर दिया। उसी मोमेंट उसने बार बार आइस शावर स्किल यूज़ की जिससे आइस की रेन लगातार पूरे बैटलफील्ड पर गिरने लगी। कुछ ही टाइम में पूरा स्वॉर्म इस डेवास्टेटिंग अटैक के इम्पैक्ट में आ गया। थोड़ी देर बाद इग्निस रॉक ड्रैगन नीचे उतरा और सभी लोग उसकी बैग से नीचे उतर गए। कैप्टन आगे बढ़ी और रिस्पेक्ट के साथ लिन का थैंक्स करते हुए बोली कि उनका उससे मिलना बेहद लकी था, क्योंकि अगर वह टाइम पर नहीं आता तो वे सभी डिस्ट्रॉय हो चुके होते। उसके पीछे खड़े एक युवक ने भी ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए कहा कि वह उनका लाइफ सेव करने के लिए बहुत आभारी है। इसके बाद कैप्टन ने लिन का हैंड पकड़ लिया और बार बार थैंक्स कहने लगी। उसने थोड़ी हेजिटेशन के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि उसका नाम या फुजिंग है। उसने यह भी बताया कि उसने उसे सीक्रेट रिल्म एंट्रेंस पर ही पहचान लिया था, लेकिन वह उससे मिलने की करेज नहीं कर पाई क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसे एनॉय ना कर दे। लिन ने हल्की स्माइल के साथ रिप्लाई किया और कहा कि उसे इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। उसने आगे कहा कि वे खुद भी कई बार ब्लड लाइन एंड्स के स्वार्म अटैक का सामना कर चुके हैं और पूछा कि क्या उसे पता है कि फियरस वैली में आखिर क्या हो रहा है। ये सुनकर या फुजिंग के फेस पर कंसर्न दिखाई देने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि इस प्लेस पर इस टॉपिक पर बात करना सेफ नहीं है। उसने बताया कि वे लोग एक सस्पिशियस ट्रेल को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। उसने अपनी सस्पिशन व्यक्त की कि फियर्स वैली में हो रही यह एबनॉर्मल एक्टिविटी शायद फॉलन वन से जुड़ी हो सकती है। उसके ये वर्ड सुनकर लिन पूरी तरह शॉक हो गया। उसने डिसबिलीफ में दोहराया कि फॉलन वंस यहाँ भी आ गए हैं। उसने चारों ओर देखा और माइंड में सोचा कि बीस्ट टेमर्स एसोसिएशन द्वारा कंट्रोल्ड इस सीक्रेट रेल्म में भी फॉलन वंस का एंट्री हो चुका है। या फुजिंग ने ग्राउंड पर मौजूद मार्क्स की ओर इशारा करते हुए बताया कि उन्होंने मटेरियल्स कलेक्ट करते समय ये ट्रैक्स पाए थे। इन ट्रैक्स के साथ कुछ स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स और ट्रैक मार्क्स भी थे जिनका पीछा करते हुए वे फियर्स वैली तक पहुंचे। उसने कन्फ्यूजन में शोल्डर उचकाते हुए कहा कि उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जैसे ही वे कैंप सेटअप करने के लिए रुके, उन पर थाउजेंड्स ब्लड लाइन एंड्स के 2 मैसिव ग्रुप्स ने अटैक कर दिया। उसने यह भी बताया कि यह अटैक नॉर्मल नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन क्रीचर्स को किसी ने कंट्रोल या प्रोवोक किया हो। उसने लिन की ओर देखा और कहा कि उसी क्रिटिकल मोमेंट में वह आया और उसने उन्हें बचा लिया। यह सब सुनने के बाद लिन ने थिंकिंग करते हुए अपनी चिन को छुआ और कहा कि यह ज़रूरी नहीं है कि फॉलन वंस कोई सीक्रेट इविल प्लान ही एग्जीक्यूट कर रहे हों, लेकिन यह पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि फियर्स वैली में हो रहे चेंजेस के पीछे उनका ही हैंड हो। उसने माइंड में सभी इवेंट्स को कनेक्ट करना शुरू किया और याद किया कि कैप्टन यू ने बताया था कि रेड मून ग्रुप के वे 2 फॉलन वंस जिन्हें उन्होंने पहले कैप्चर किया था कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए थे। इसके बाद उसने या फुजिंग से पूछा कि वे ट्रैक्स आगे कहाँ तक जाते हैं। उसने काम वॉइस में आंसर दिया कि वे लगभग 2 किलोमीटर आगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक माउंटेन पास तक जाते हैं और उन्होंने उससे आगे जाने की रिस्क नहीं ली। ये कहने के बाद उसने कंसर्न के साथ पूछा कि क्या वह वहाँ जाने का प्लान बना रहा है। लिन ने इग्निस रॉक ड्रैगन को अपने पास रखते हुए फर्म वॉइस में कहा कि वह वहां जाकर सिचुएशन को खुद चेक करेगा। ये सुनते ही पास खड़े युवक ने शॉक में कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसने कंसर्न के साथ पूछा कि वहां किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है और अगर वह किसी डेंजर में फंस गया तो क्या होगा। उसके पीछे खड़े बाकी मेंबर्स ने भी अग्रीमेंट दिखाया और कहा कि यह बेहद डेंजरस है।
उन्होंने सजेस्ट किया कि वह पहले उनके साथ यहाँ से एग्जिट करे और फिर बाहर जाकर बीस्ट टेमर्स एसोसिएशन को इन्फॉर्म करे ताकि वे खुद आकर इस मैटर को हैंडल करें। लिन ने काम लेकिन फर्म टोन में आंसर दिया कि अगर वे पहले बाहर जाकर रिपोर्ट करेंगे और फिर एसोसिएशन के आने का वेट करेंगे तो तब तक बहुत लेट हो जाएगा। उसने लॉजिक दिया कि यहाँ की एबनॉर्मल एक्टिविटी को देखकर यह पॉसिबल है कि उनका प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला हो और वेट करने से रिस्क ही बढ़ेगा। या फुजिंग यह सुनकर थोड़ी डिस्टर्ब्ड हो गई और आंसर देने में हेसिटेट करने लगी। तभी लिन ने अपना हैंड उठाकर उन्हें अपनी रिंग दिखाई और सभी को अश्योर किया कि उसने पहले ही इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्फॉर्म कर दिया है। उसने कहा कि वह पहले खुद वहां जाएगा और डिस्टर्बेंस क्रिएट करके फॉलन वंस को रोकने की कोशिश करेगा ताकि वे एस्केप न कर सकें। कुछ क्षण थिंक करने के बाद या फुजिंग ने फर्म वॉइस में कहा कि वह भी उसके साथ जाएगी। उसके पास खड़े युवक ने शॉक में चिल्लाकर उसे कैप्टन कहकर पुकारा, मानो उसे बिलीव ही नहीं हो रहा हो कि वह ऐसा डिसीजन ले रही है। या फुजिंग ने तुरंत अपनी टीम की ओर मुड़कर हैंड वेव किया और ऑर्डर दिया कि वे सभी इंजर्ड मेंबर्स को लेकर उसी रूट से वापस लौट जाएं। उसने यह भी इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर रास्ते में इन्वेस्टिगेशन टीम से इनकाउंटर हो तो उन्हें तुरंत यहाँ ले आए। उसके टीममेट्स अब भी वरीड थे और धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कह रहे थे कि यह मिशन बेहद डेंजरस है। लेकिन यह फुजिंग ने फर्मली रिप्लाई दिया कि वह अपने लाइफ सेवर को अकेले डेंजर में नहीं छोड़ सकती। उसने यह भी कहा कि उसे ट्रैकिंग और इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस है और टू पीपल का साथ हमेशा वन पर्सन के अलोन रिस्क लेने से बेहतर होता है। उसने हल्की रेस्ट वॉइस में उनसे पूछा कि क्या वे यह सजेस्ट कर रहे हैं कि वह वीक है। उसके टोन में कॉन्फिडेंस और चैलेंज दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। लिन ने स्माइल करते हुए आंसर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और माइंड में सोचा कि एक बीस्ट मास्टर जिसके पास रैंक 6 का पेट हो उसे वीक कहना कंप्लीटली रिडिकुलस होगा। लिन ने या फुजिंग को ध्यान से ऑब्जर्व किया और माइंड में इवैल्यूएट किया कि उसके पास ज़्यादा एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस है, इसलिए उसका साथ यूजफुल रहेगा। उसने अग्री करते हुए कहा कि वह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे सौंपता है। ये सुनकर या फुजिंग हैप्पी हो गई और बोली कि अब बात सही डायरेक्शन में जा रही है। अचानक लिन ने एक बॉटल उसकी ओर थ्रो की और कहा कि यह स्प्रिट पावर पोटियन है। उसने उसे ड्रिंक करने के लिए कहा और ऐड किया कि थोड़े रेस्ट के बाद वे हाफ आवर में डिपार्चर करेंगे। या फुजिंग ने खुशी से उसे एक्सेप्ट किया और स्माइल के साथ थैंक्स कहा। उसी समय एक दूसरी लोकेशन पर एटमॉस्फेयर बेहद डार्क और डेंजरस था। वहाँ ब्लड लाइन एंड्स के कॉर्सेस का एक मैसिव पाइल लगा हुआ था जो एक स्मॉल माउंटेन जैसा लग रहा था। कुछ टेरिफाइंग क्रीचर्स उन बॉडीज को टीयर कर रहे थे और उन्हें डिवावर कर रहे थे। वहाँ केवल एक क्रीचर नहीं था बल्कि ऐसे कई मॉन्स्ट्रस बीइंग्स मौजूद थे। ये सीन बेहद हॉरिफाइंग था और क्लियरली किसी बड़े कंस्पिरेसी का संकेत दे रहा था। यन उस सीन को ऑब्जर्व कर रहा था और सीरियस टोन में उसने पूछा कि एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट की प्रोग्रेस कैसी है। उसके सामने खड़े लोगों ने एक्सट्रीम कॉशन के साथ रिप्लाई दिया कि वे अपने मास्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि अधिकांश हाउलिंग फ्लैश क्रिएचर्स मैच्योर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ही आवर्स में वे फुली डेवलप्ड हो जाएंगे और बैटल के लिए रेडी होंगे। यान ने तुरंत पूछा कि टोटल काउंट कितनी है। उसके सामने खड़े व्यक्ति ने पॉ करते हुए आंसर दिया कि करंट में टोटल 425 हैं, जिनमें से 389 फुल्ली मैच्योर हो चुके हैं। ये सुनकर यान का फेस एंगर से भर गया। उसने लाउड वॉइस में कहा कि यह नंबर बहुत कम है। उसने ऑर्डर दिया कि वे हैचिंग प्रोसेस को स्पीड अप करें और कहा कि वह परसों तक 1000 फुली डेवलप्ड हाउलिंग फ्लैश क्रीचर्स देखना चाहता है। उसके इस ऑर्डर से वहां मौजूद सभी लोग फियर में आ गए। उनमें से एक ने हेसिटेशन के साथ कहा कि लॉर्ड यान, ब्लड लाइन एंड कॉलोनी ने लार्ज स्केल माइग्रेशन कर लिया है और उनके पास पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं है। यन ने हार्श टोन में उन्हें फूल कहा और डांटते हुए बोला कि अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो उन्हें नए सोर्सेज फाइंड करने चाहिए। उसने डिस्डेन के साथ पूछा कि क्या उसे यह भी उन्हें सिखाना पड़ेगा। यह सुनकर सभी लोग फियर से हेड डाउन करके खड़े हो गए और उससे काम होने की रिक्वेस्ट करने लगे। उनमें से एक व्यक्ति ने नर्वस होकर हेड उठाया और अश्योर किया कि वे तुरंत नए रिसोर्सेज खोजने निकलेंगे और उसके ऑर्डर को हर हाल में कंप्लीट करेंगे। यन कुछ मोमेंट्स के लिए रुका, फिर उसने कोल्ड स्माइल के साथ कहा कि वे लोग इस टास्क को ज़रूर कंप्लीट करें, वरना वह उन्हें खुद हाउलिंग फ्लैश क्रीचर्स के लिए फूड बना देगा। ये सुनकर सभी ने एक साथ कहा कि वे अंडरस्टैंड कर गए हैं। उनके फेसेस पर फियर और टेंशन साफ दिखाई दे रहा था।
अपने माइंड में यन ने एंगर के साथ सोचा कि मो और यू जैसे दो इडियट्स एक 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट को भी हैंडल नहीं कर पाए। उसने यह भी सोचा कि उन्होंने न केवल मिशन फेल किया बल्कि खुद इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा कैप्चर भी हो गए। उसके थॉट्स में कंटेम्प्ट और रेज दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसने आगे अपने मन में सोचा कि ट्रैश तो आखिर ट्रैश ही होता है। उसने डिस्डेन के साथ कहा कि अब जब सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है तो उसे खुद बीस्टैमर्स एसोसिएशन को सबक सिखाना पड़ेगा। हालांकि उसके माइंड में एक और थॉट भी आया और उसने एक्सेप्ट किया कि वह लड़का थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़रूर है। उसकी आइज़ में हल्की क्यूरियोसिटी झलकी, मानो वह इस यंग ओपोनेंट को सीरियसली एनालाइज करने लगा हो। उसी समय अचानक एक व्यक्ति तेज़ी से रन करता हुआ आया और पैनिक वॉइस में चिल्लाया कि लॉर्ड यान, कुछ गड़बड़ हो गई है। यन ने अलर्ट होकर पूछा कि अब क्या हुआ है। वह व्यक्ति तुरंत नील डाउन हो गया और जल्दी जल्दी रिपोर्ट देने लगा कि कोई अंदर घुस आया है। एनिमी बेहद पावरफुल है और आउटर गार्ड्स हाउलिंग फ्लैश क्रीचर्स लगभग पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यह सुनकर यान के फेस पर सरप्राइज आ गया और उसकी आइज नैरो हो गई, मानो उसने सिचुएशन की सीरियसनेस तुरंत समझ ली हो। दूसरी ओर बाहर बैटल सीन पूरी तरह चेंज हो चुका था। आइस क्वीन ने अपने आइस ब्लास्ट का यूज़ करते हुए हाउलिंग फ्लैश क्रिएचर्स पर फियरस अटैक किया और कुछ ही मोमेंट्स में बड़ी संख्या में उन्हें एलिमिनेट कर दिया। उसके हर स्ट्राइक में एक्सट्रीम कोल्ड पावर थी जो एनिमीज को फ्रीज कर रही थी। उसी समय सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी कि फ्रॉस्ट ब्लू मेडन की ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गई है और उसने न्यू स्किल्स अनलॉक कर लिए हैं। लगातार नोटिफिकेशन सामने आने लगी जिनमें न्यू स्किल्स का डिटेल दिया गया था, जिससे क्लियर हो गया कि इस बैटल ने उसे और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। पहला स्किल था आइस मीटियर, जिसे एरिया डैमेज स्किल बताया गया, जिसमें आइस एलिमेंट की पावर से एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट होता है और लार्ज एरिया में डैमेज होता है। इसे अनलॉक करने की कॉस्ट 500 अचीवमेंट पॉइंट्स थी। दूसरा स्किल था फ्रॉस्ट रे, जो सिंगल टारगेट स्किल था और हाई डैमेज के साथ एनिमी पर नेगेटिव इफेक्ट भी डालता था, जिसकी कॉस्ट भी 500 अचीवमेंट पॉइंट्स थी। तीसरा स्किल था आइस ड्रैगन ब्रेक, जो मल्टी टारगेट लॉकिंग स्किल था, जिसमें आइस से बना पावरफुल ड्रैगन एक साथ कई एनिमीज को टारगेट कर सकता था और इसकी कॉस्ट 800 अचीवमेंट पॉइंट्स थी। लिन ने सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल करते हुए कहा कि रियल बैटल ही सबसे अच्छा कैटलिस्ट होता है। उसने देखा कि 3 न्यू स्किल्स सामने आए हैं और सभी बेहद पावरफुल लग रहे हैं। उसने अपने पास बचे 4650 अचीवमेंट पॉइंट्स पर नज़र डाली और कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वह सभी स्किल्स लेना चाहता है। बिना किसी हेजिटेशन के उसने ऑल इन ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और एक ही बार में सभी स्किल्स अनलॉक कर लिए। उसके फेस पर क्लियर एक्साइटमेंट था, मानो उसकी पावर में एक ह्यूज बूस्ट आ गया हो। उसके पास खड़ी या फूजिंग ने ग्राउंड पर बिखरे हॉलिंग फ्लैश क्रिएचर्स के रिमेन्स को देखा और कहा कि इस लोकेशन को ढूंढना आसान नहीं था। उसने बताया कि जैसे ही वे केव के अंदर एंटर हुए, उन पर अचानक स्ट्रेंज क्रीचर ने अटैक कर दिया। फिर उसने लिन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है। उसके टोन में क्यूरियोसिटी के साथ कंसर्न भी था, क्योंकि यह सिचुएशन नॉर्मल नहीं लग रही थी। लिन आगे बढ़ा और काम वॉइस में रिप्लाई दिया कि उसने ऐसा क्रीचर पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसे एक सस्पेशन है। उसने सीरियस टोन में कहा कि शायद रेड मून ग्रुप आर्टिफिशियल डीमन टाइप पेट बीस्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही या फूजिंग के फेस का कलर चेंज हो गया और उसने शॉक में कहा कि क्या सच में रेड मून ग्रुप इसमें इन्वॉल्व्ड है। अब उसे समझ आ गया कि सिचुएशन उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा सीरियस है। अचानक लिन का फेस हार्ड हो गया और उसकी आइज पीछे की डायरेक्शन में फिक्स हो गई। उसने अलर्ट होकर फिस्ट क्लेंच कर ली और लो लेकिन सीरियस वॉइस में कहा कि कुछ आ रहा है। उसने आगे ऐड किया कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अंधेरी केव के भीतर का सीन बेहद टेरिफाइंग था। चारों ओर अनगिनत रेड ग्लोइंग आइज डार्कनेस में फ्लिकर कर रही थीं, मानो वे लिन और या फूजिंग को अलाइव ही डिवावर करना चाहती हो। एनवायरनमेंट में एक अजीब साइलेंस था, जिसे केवल तेज विंड की साउंड का और उन क्रीचर्स की लो ग्रॉल ब्रेक कर रही थी। तभी उन क्रीचर्स में से एक आगे बढ़ा। उसके स्टेप्स किसी हंटर टाइगर की तरह स्लो और डेडली थे। उसके पीछे पीछे पूरा स्वॉर्म केव से बाहर आने लगा और कुछ ही मोमेंट्स में वहाँ मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स की भीड़ जमा हो गई, जिससे एटमॉस्फेयर और भी ऑप्रेसिव और हॉरिफाइंग हो गया। जैसे ही उनका फॉर्म क्लियर हुआ, याफुजिंग ने तुरंत वार्निंग दी
कि ये सभी रैंक लेवल डीमन टाइप क्रीचर्स हैं और सभी को एक्सट्रीम कॉशन रखना होगा। उसी मोमेंट कुछ ब्लैक रोब पहने लोग आगे बढ़े और डिस्गस्ट भरे टोन में बोले कि आखिरकार उन्होंने उन दोनों को ढूंढ ही लिया है। वे उन्हें डर्टी रैट्स कहकर इंसल्ट करने लगे और इरिटेशन में बोले कि लिन और याफुजिंग खुद ही डेथ ट्रैप में आ गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन दोनों ने न केवल बिना सोचे समझे इस प्लेस में एंटर किया, बल्कि उनके वैल्यूबल एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स को भी डैमेज करने की हिम्मत की। उनके वर्ड से साफ था कि वे उन्हें किल करने के लिए रेडी थे और वे यह भी कह रहे थे कि यह उनके लिए अच्छा है क्योंकि उनके पास अब फीड की कमी हो गई थी। इस बीच लिन और याफुजिंग ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना वर्ड्स के ही सिग्नल कर दिया कि वे टुगेदर अटैक करेंगे। ब्लैक रोब वाला व्यक्ति लगातार बकवास करता रहा और कहता रहा कि उन्हें प्राउड होना चाहिए कि वे हाउलिंग फ्लैश क्रीचर्स के लिए फूड बनेंगे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक तेज स्पिरिट इम्पैक्ट हवा को चीरता हुआ आया और सीधे उसके एब्डोमेन में जा लगा। उसके साथ खड़े दोनों लोग शॉक में पीछे हट गए और पैनिक में चिल्लाने लगे। यह अटैक याफुजिंग ने किया था, जिसने एंगर में ब्राउ सिकोड़ते हुए उन्हें वार्निंग दी कि अगर फाइट करनी है तो चुपचाप करें, क्योंकि वे फियर में यहाँ नहीं आए हैं। जिस व्यक्ति पर अटैक हुआ था वह रेज में तिल मिला उठा। वह किसी तरह उठने की कोशिश करते हुए अब्यूज करने लगा, लेकिन उसके वर्ड्स पूरे भी नहीं हुए थे कि एक और अटैक आया। इस बार एक स्पिरिट एरो सीधे उसके चेस्ट को पियर्स करता हुआ निकल गया। वह पीछे गिर पड़ा और तुरंत अनकॉन्शियस हो गया। यह स्ट्राइक लीन ने किया था, जिसने बिना किसी हेजिटेशन के उसे फिनिश कर दिया। अब बाकी दो लोगों के फेसेस पर फियर साफ दिखाई दे रहा था। लिन ने कोल्ड टोन में कहा कि उनके बॉडीज पर बने मार्क्स साफ दिखा रहे हैं कि वे रेड मून ग्रुप के मेंबर्स हैं। उसी समय लिन का ध्यान अचानक पास की एक एक्टिविटी पर गया और सिस्टम का एक नोटिफिकेशन उसके सामने अपीयर हुआ। उसमें बताया गया कि उसने एक न्यू अचीवमेंट अनलॉक किया है, जिसका नाम था एनिमी ऑफ फॉलन वंस। इस अचीवमेंट के लिए उसे 500 अचीवमेंट पॉइंट्स और एक स्पिरिट पावर पोशन मिला था। लिन कुछ मोमेंट्स के लिए सरप्राइज्ड रह गया और माइंड में सोचने लगा कि ऐसे अचीवमेंट्स भी होते हैं। उसने यह भी समझ लिया कि यह किसी बड़े सेट का हिस्सा हो सकता है, जिससे आगे और रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। कुछ सेकंड्स बाद उसने तुरंत फोकस किया और आइस क्वीन को ऑर्डर दिया कि वह डीमन टाइप क्रीचर्स को कंट्रोल करे और बाकी दोनों लोगों को कैप्चर कर ले। आइस क्वीन ने बिना डिले के आगे बढ़कर अटैक लॉन्च कर दिया। उसने एक साथ आर्कटिक चेन्स और आइस ड्रैगन ब्रेक एक्टिवेट किया। एक मैसिव आइस ड्रैगन मैनिफेस्ट हुआ, जिसने हाई स्पीड से आगे बढ़ते हुए उन ब्लैक रॉब वाले लोगों को बाइंड कर लिया। आइस चेन्स ने उन्हें पूरी तरह इमोबिलाइज कर दिया और वे मूव भी नहीं कर सके। इसके तुरंत बाद आइस मीटियर और आइस शावर के इफेक्ट से एक पावरफुल शॉकवेव पैदा हुई, जिसने पूरे सराउंडिंग एरिया को आइस एक्सप्लोजन से कवर कर दिया। कोल्ड एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि एनवायरनमेंट वाइब्रेट करने लगा और वहां मौजूद सभी डीमन टाइप क्रिएचर्स कंप्लीटली फ्रीज हो गए। उनमें से एक ब्राउन हेयर वाला व्यक्ति इस सीन को देखकर डिसबिलीफ में स्ट्रगल करने लगा। वह चिल्लाते हुए कहने लगा कि यह इम्पॉसिबल है और लीन तो केवल एक एमेचर बॉय जैसा दिखता है। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उस पर एक हेवी स्ट्राइक हुआ और उसकी स्क्रीम बीच में ही कट हो गई। ये सीन देखकर याफुजिंग भी स्टंट रह गई। उसने शॉक में कहा कि ये स्किल्स अनबिलीवेबली पावरफुल हैं और आइस क्वीन की स्ट्रेंथ किसी भी तरह उसके रैंक 6 थंडर पैटर्न पपेट से कम नहीं है। उसकी आइज में साफ दिखाई दे रहा था कि वह इस पावर से डीपली इम्प्रेस्ड हो चुकी है। जब सब कुछ काम हो गया और बैटल नॉइस पूरी तरह फेड हो गया, तब लीन धीरे धीरे आगे बढ़ा और उन ब्लैक रोब वाले व्यक्तियों में से एक के पास पहुंचा, जो अभी भी आइस चेन्स में बाउंड था। उसने कोल्ड और स्ट्रिक्ट टोन में उससे पूछा कि वह ट्रूथ बताए, ये सभी मॉन्स्टरस क्रीचर्स क्या हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसकी वॉइस में कोई मर्जी नहीं थी, केवल अथॉरिटी और कमांड था। उस व्यक्ति ने बिना फियर के आंसर दिया और लाउड वॉइस में चिल्लाकर कहा कि वह कुछ नहीं बताएगा और लाइन को दफा हो जाने को कहा। यह सुनते ही लीन ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने अपनी फिंगर उठाई और तुरंत एक स्पिरिट एरो शूट किया, जो सीधे उस व्यक्ति के हेड को पियर्स करता हुआ निकल गया। वह व्यक्ति वहीं कोलैप्स हो गया और उसकी वॉइस हमेशा के लिए साइलेंस में बदल गई। ये सीन इतना सडन और टेरिफाइंग था कि पास खड़ा दूसरा व्यक्ति फियर से ट्रेम्बल करने लगा। लीन ने उसकी ओर कोल्ड गेज से देखा और काम वॉइस में पूछा कि क्या वह स्पीक करना चाहता है या नहीं। वह व्यक्ति पहले फियर के कारण कुछ बोल ही नहीं पाया और उसके वर्ड्स स्टटर करने लगे।
लेकिन कुछ मोमेंट्स बाद उसने खुद को संभाला और तुरंत अपनी लाइफ के लिए बैक करने लगा। वह पैनिक में कहने लगा कि वह सब कुछ रिवील कर देगा और सिर्फ अपनी लाइफ सेव करना चाहता है। उसके फेस पर क्लियर फियर दिखाई दे रहा था और वह पूरी तरह मेंटली कोलैप्स हो चुका था। उसने ट्रेम्बलिंग वॉइस में बताया कि उन्हें यहाँ सेंड किया गया था ताकि वे एक एक्सपेरिमेंटल क्रीचर को क्रिएट और ट्रेन कर सकें। उसने उस क्रीचर का नाम हाउलिंग फ्लैश बताया और कहा कि यही उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। उसके वर्ड से साफ था कि यह कोई नॉर्मल प्लान नहीं था, बल्कि एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो फ्यूचर में और भी बड़ा थ्रेट बन सकता था। ब्राउन हेयर वाले व्यक्ति ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में पूरी ट्रूथ बताना शुरू किया और रेड मून ग्रुप की पूरी प्लान और प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि हाउलिंग फ्लैश असल में एक डीमन टाइप पेट बीस्ट एग है जिसे उन्होंने हाल ही में आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया है। उसने यह भी क्लियर किया कि इस क्रीचर की ग्रोथ प्रोसेस नॉर्मल पेट बीस्ट से बिल्कुल अलग है। इसकी एवोल्यूशन बेहद एबनॉर्मल है क्योंकि यह खुद को स्प्लिट करके अपनी नंबर बढ़ा सकता है। इसका मतलब यह था कि एक ही क्रीचर से मल्टीपल नए क्रीचर्स पैदा हो सकते हैं जिससे उनकी आर्मी रैपिड स्पीड से ग्रो कर सकती थी। उसने आगे बताया कि जब ये क्रीचर्स फुली मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी पावर रैंक 6 स्टेज 5 तक पहुंच जाती है जो एक एक्सट्रीमली डेंजरस लेवल है। वह व्यक्ति क्राई करते हुए यह भी बताने लगा कि इस क्रिएचर को हैंडल करने वाले लोग इसे ट्रेजर से कम नहीं मानते थे। जैसे ही यह क्रिएट हुआ तुरंत इसके ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट प्रोसेस शुरू कर दी गई थी। उसने कहा कि क्योंकि हॉलिंग फ्लैश को अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए मैसिव अमाउंट में फ्लैश और ब्लड चाहिए होता है, इसलिए उन्होंने इस प्लेस को सिलेक्ट किया। ये लोकेशन उनके लिए परफेक्ट थी क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में क्रीचर्स मौजूद थे जिन्हें वे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते थे। लीन ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद अपनी चिन पर हैंड रखा और डीप थिंकिंग में कहा कि अब सब कुछ क्लियर हो गया है। उसने समझा कि इतनी बड़ी संख्या में ब्लड लाइन एंट्स इस क्रीचर की रिप्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इनफ थीं, लेकिन इसके कारण उनकी पॉपुलेशन अचानक ड्रॉप हो गई जिससे ब्लड लाइन एंट कॉलोनीज में क्राइसिस पैदा हो गया। इसी वजह से वे लार्ज स्केल पर अपने टेरिटोरी से बाहर निकलने लगी और ह्यूमंस पर अटैक करने लगी। या फुजिंग ने भी यह सुनकर सिचुएशन को समझ लिया और कहा कि अब यह क्लियर है कि इतनी बड़ी संख्या में ब्लड लाइन एंट्स फियर्स वैली से बाहर क्यों आ रही थी और इतने अग्रेसिव तरीके से अटैक क्यों कर रही थी। उसने महसूस किया कि यह सब रेड मून ग्रुप की एक्टिविटीज़ का रिजल्ट है। कुछ मोमेंट्स थिंक करने के बाद लीन ने हेड उठाया और फिर से उस व्यक्ति से स्ट्रिक्ट टोन में पूछा कि वह आगे एक्सप्लेन करे और यह भी बताए कि इस सब के पीछे उनका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। ब्राउन हेयर वाले व्यक्ति ने बिना लाए किए सब कुछ रिवील कर दिया। उसने एक्सेप्ट किया कि लॉर्ड यान का प्लान यह था कि जब इनफ हाउलिंग फ्लैश क्रिएचर्स फुली मैच्योर हो जाएंगे तब वे निंगजंग सिटी में स्थित बीस्ट टेमर्स एसोसिएशन ब्रांच पर लार्ज स्केल अटैक करेंगे। ये सुनते ही लीन के फेस पर डीप शॉक आ गया और उसने डिसबिलीफ में रिएक्ट किया। उसके पीछे खड़ी या फुजिंग का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया और उसने एंगर में उन्हें मेड पीपल का ग्रुप कहकर कर्स किया। इसके बाद वह व्यक्ति पूरी तरह ब्रेक डाउन हो गया और हेड डाउन करके क्राई करने लगा। उसने बेग करते हुए कहा कि उसने सब कुछ बता दिया है और अब उसे जाने दिया जाए। उसके टोन में फियर और डेस्परेशन साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका एंड करीब है। उसी मोमेंट दो टेरिफाइंग टेंटलस साइलेंटली उसकी ओर बढ़ने लगे। अचानक वे टेंटिकल्स लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़े और उसके चेस्ट को पियर्स करते हुए निकल गए। वह व्यक्ति पेन में कॉफ करने लगा और कुछ ही सेकंड्स में ग्राउंड पर गिर पड़ा। उसकी आईज की लाइट फेड हो गई और वह वहीं डेड हो गया। ये सब इतना सडन हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का चांस ही नहीं मिला। कुछ डिस्टेंस पर खड़ा यान धीरे धीरे उनकी ओर वॉक कर रहा था। उसके फेस पर एक कोल्ड स्माइल थी और वह मॉकिंग टोन में कह रहा था कि वे सब यूजलेस लोग हैं जो एक डोर की भी गार्ड नहीं कर सके। उसके वर्ड्स में क्लियर इंसल्ट और क्रूरल्टी थी। वह अपने साथ कई पावरफुल पेट बीस्ट्स लेकर आगे बढ़ा और एरोगेंट टोन में पूछने लगा कि उन्होंने रेड मून ग्रुप के टेरिटोरी में एंटर करने की हिम्मत कैसे की। उसने यह भी कहा कि वह उन्हें अलाइव स्किन कर देगा। कुछ मोमेंट्स बाद उसकी नज़र ग्राउंड पर बिखरे हुए हाउलिंग फ्लैश कॉर्प्सेस पर पड़ी। यह सीन देखते ही यन का एंगर पीक पर पहुंच गया। उसकी ब्राउज एंगर से सिकुड़ गईं और टीथ ग्राइंडिंग करने लगे। उसने डिस्डेन भरे टोन में कहा कि वेरी गुड, सच में वेरी गुड, और फिर रोअर करते हुए पूछा कि क्या उन्हें ज़रा भी आइडिया है कि उसने हाउलिंग फ्लैश को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए कितने रिसोर्सेस, कितनी मैन पावर और कितनी एफर्ट इन्वेस्ट की थी।
उसकी आइज में मैडनेस और रेज की फ्लेम साफ दिखाई दे रही थी। वह दोनों को घूरते हुए बड़बड़ाया कि उन दो स्टूपिड किड्स की वजह से उसकी सारी मेहनत डिस्ट्रॉय हो गई। अचानक यान का फेस और भी सीरियस हो गया, मानो उसे कुछ इंपॉर्टेंट याद आ गया हो। उसने टीथ क्लेंच करते हुए लीन का नाम लिया और एक्सक्यूज किया कि वही वह लड़का है जिसने पहले रेड मून ग्रुप के मेंबर्स को कैप्चर करवाया था और अब फिर से उनकी प्लान को रूइन करने आया है। उसका एंगर अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने अपने पेट बीस्ट्स को ऑर्डर दिया कि वे तुरंत अटैक करें और डिक्लेयर किया कि आज वह ओल्ड और न्यू सभी अकाउंट्स एक साथ सेटल करेगा। यन के ऑर्डर के साथ ही उसके पावरफुल पेट बीस्ट्स आगे बढ़े। उसका फायर ऑक्टोपस खास तौर पर टेरिफाइंग लग रहा था, जिसकी फ्लेम्स चारों ओर स्प्रेड हो रही थी। उसका प्रेशर इतना हाई था कि आइस क्वीन भी एक मोमेंट के लिए अनईजी हो गई। उसने तुरंत रिएक्ट करते हुए स्नो मेडन से स्किल यूज की और कोल्ड मिस्ट का एक मैसिव वेव आगे सेंड किया, लेकिन वह अटैक केवल ऑक्टोपस के एज को टच कर पाया और जल्दी ही उसकी फायर के सामने वीक पड़ गया। कुछ ही मोमेंट्स में आइस और फ्रॉस्ट वेपराइज होकर डेंस वाइट स्मोक में बदल गई, जिसने पूरे एरिया को कवर कर लिया। यह सीन देखकर लीन का फेस सीरियस हो गया। उसने तुरंत सिचुएशन एनालाइज की और समझ गया कि फायर एलिमेंट आइस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होता है और ऊपर से लेवल डिफरेंस के कारण आइस क्वीन डायरेक्ट क्लैश में वीक पड़ रही है। तभी अचानक एक और पावरफुल अटैक आया। या फुजिंग ने अपने थंडर पैटर्न पपेट को एक्टिवेट किया और थंडर स्टॉर्म स्किल यूज किया। स्काई से लाइटनिंग स्ट्राइक्स नीचे गिरी और सीधे उस फायर डीमन की फ्लेमिंग शील्ड से कोलाइड हुई। दोनों पावर्स के क्लैश से इतना वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ कि आसपास की ग्राउंड शेक करने लगी। डस्ट और स्मोक एयर में स्प्रेड हो गया और पूरे बैटलफील्ड को कवर कर लिया। सीन इतना इंटेंस था कि कुछ मोमेंट्स तक कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं था। या फुजिंग ने यह देखकर रिलीफ की ब्रेथ ली कि उसका अटैक इफेक्टिव हुआ है। उसने तुरंत लीन की ओर टर्न होकर कहा कि वह उस बर्निंग फायर स्पिरिट को हैंडल करेगी और लीन को ऑक्टोपस से डील करना चाहिए। लीन ने हेड नोट करके उसकी बात एक्सेप्ट कर ली और कहा कि वह समझ गया है। हालांकि उसके माइंड में एक मोमेंट के लिए स्लाइट हेजिटेशन जरूर आया। उसी समय उसके पास खड़ा रॉक कोस्ट थका हुआ सा झुका हुआ था, मानो उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही हो। लेकिन जैसे ही उसने लीन को अर्थ स्पिरिट को कॉल करते सुना, उसकी आइज में अचानक स्पार्क आ गई। अगले ही मोमेंट वह फुल स्ट्रेंथ के साथ स्टैंड हो गया और आसपास की स्टोन वॉल्स पर जोर जोर से स्मैश करने लगा। उसके हर इम्पैक्ट के साथ हेवी ट्रेमर्स पैदा होने लगे और कुछ ही मोमेंट्स में एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ जिसने पूरे एरिया को शेक कर दिया। यह एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि दूर खड़े लोग भी शॉक हो गए। या फूजिंग के सबो नर्डिनेट्स जो डिस्टेंस पर खड़े थे कंफ्यूजन में एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर क्या हो रहा है। उन्होंने नोटिस किया कि यह हैवी डिस्टर्बेंस उसी डायरेक्शन से आ रही है जहां उनकी कैप्टन और लीन गए थे। उनके फेसेस पर कंसर्न और एंग्जाइटी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि वहां एक एक्सट्रीमली फियर्स बैटल चल रहा है। कुछ ही मोमेंट्स में रॉक होस्ट के लगातार अटैक्स और एक्सप्लोशंस के कारण पूरी केव ट्रेम्बल करने लगी और आखिरकार एक लाउड ब्लास्ट के साथ उसका एक बड़ा हिस्सा कोलैप्स होकर ओपन हो गया। अब वहां एक मैसिव होल बन चुका था जिसके थ्रू बाहर की मूनलाइट अंदर तक आ रही थी। डार्क में डूबी केव अचानक डिम लाइट से भर गई और पूरा बैटलफील्ड क्लियरली विजिबल हो गया। इस ओपन स्पेस के ऊपर इग्नस रॉक ड्रैगन के हेड पर काम बैठा लीन सिचुएशन एनालाइज करते हुए बोला कि केव का एरिया बहुत नैरो था, जिससे ऑक्टोपस को अपने टेंटिकल्स का फुल एडवांटेज मिल रहा था। उसने एक्सप्लेन किया कि ऐसे लिमिटेड स्पेस में वे अपने एरिया स्किल्स प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बैटलफील्ड चेंज करना जरूरी था। उसकी बात सुनकर या फुजिंग ने उसकी प्राइस करते हुए कहा कि यह एक बहुत स्मार्ट डिसीजन था और बैटलफील्ड चेंज होने से अब फाइट उनके लिए काफ़ी ईजी हो गई है। दूसरी तरफ यन यह सब देखकर और ज़्यादा फ्यूरियस हो गया। उसका फेस रेज से रेड हो गया और उसने तुरंत अपने अलाइज को ऑर्डर दिया कि एनिमीज को कोई चांस ना दिया जाए और बिना रुके कंटिन्यूस अटैक किया जाए। उसकी वॉइस में अर्जेंसी और एंगर दोनों साफ सुनाई दे रहे थे। इधर रॉक ड्रैगन और बाकी पेट बीस्ट्स लगातार बिना रुके फाइट कर रहे थे। 1 by 1 अटैक्स लॉन्च हो रहे थे, जिनमें आइस ड्रैगन ब्रेक और आर्कटिक चेन्स जैसे पावरफुल स्किल्स शामिल थे। स्काई में हाई एल्टीट्यूड पर इग्नस रॉक ड्रैगन अपने ह्यूज विंग्स फैलाकर रोअर कर रहा था और पूरे एरिया के ऊपर सर्कल कर रहा था। उसकी प्रेजेंस ही अपोनेंट्स के लिए फियर का कारण बन रही थी।
ऊपर से यह सब ऑब्जर्व कर रहे लीन ने काल माइंड से कैलकुलेट किया कि भले ही उसका स्पिरिट एरो आइस क्वीन और बाकी टीममेट्स की हेल्प कर सकता है, लेकिन ऐसे हाई लेवल एनिमीज का सामना अक्सर नहीं होता। इसलिए उसने डिसाइड किया कि फिलहाल उन्हें खुद फाइट करने दिया जाए ताकि उनका एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज हो सके। नीचे आइस क्वीन पूरी फोकस के साथ बैटल में इंगेज थी। उसने एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत फ्रॉस्ट रे यूज करते हुए फायर ऑक्टोपस को टारगेट किया। आइस एनर्जी की शार्प बीम सीधे जाकर उससे हिट हुई और उसी मोमेंट आइस चेन्स ने ऑक्टोपस के हेड और उसके सभी 8 टेंटिकल्स को टाइट बाइंड कर दिया। वह पूरी तरह इमोबिलाइज्ड हो गया और मूव करना भी मुश्किल हो गया। उसी समय रॉक कोस्ट ने अपना फॉर्म चेंज करके कोस्ट जनरल फॉर्म एक्टिवेट किया और फुल पावर के साथ आगे बढ़ा। उसने एक पावरफुल लीप लिया और सीधे ऑक्टोपस के हेड पर अपने हैवी फुट से स्ट्राइक किया। इस कंबाइंड अटैक के सामने ऑक्टोपस टिक नहीं सका और अंततः डिफीट हो गया। जैसे ही वह गिरा, रॉक कोस्ट को मैसिव एक्सपीरियंस गेन हुआ और वह तुरंत लेवल अप करने लगा। उसी समय सिस्टम के कई नोटिफिकेशन सामने आए जिनमें बताया गया कि उसकी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गई है, न्यू स्किल्स अनलॉक हो गए हैं और उसकी नेक्स्ट इवोल्यूशन की कंडीशंस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। यह एक मेजर प्रोग्रेस था जिसने उसकी पावर को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। इसके साथ ही 3 न्यू स्किल्स की डिटेल्स भी सामने आई। पहला स्किल था माउंटेन क्रशिंग स्ट्राइक, जो एक पावरफुल सिंगल टारगेट अटैक है और हैवी डैमेज के साथ टारगेट को ब्रेक करने का इफेक्ट देता है और इसे अनलॉक करने के लिए 300 अचीवमेंट पॉइंट्स की ज़रूरत थी। दूसरा स्किल था रॉक गार्डियन, जो एक डिफेंसिव स्किल है और यूज़र के चारों ओर स्टोन क्रिस्टल शील्ड क्रिएट करता है। इसकी कॉस्ट 500 अचीवमेंट पॉइंट्स थी। तीसरा स्किल था अर्थक्वेक इम्पैक्ट, जो एक एरिया डैमेज स्किल है और स्ट्रॉन्ग शॉकवेव जनरेट करता है, साथ ही एनिमीज की स्पीड को स्लो कर देता है। इसे अनलॉक करने के लिए 800 अचीवमेंट पॉइंट्स की ज़रूरत थी। लीन ने बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत अपना हैंड बढ़ाया और सभी स्किल्स अनलॉक करने का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर था कि वह इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करेगा। उसी मोमेंट वह ये भी थिंक कर रहा था कि जर्नी शुरू होने से पहले ही अर्थ स्पिरिट ने अपने एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी सभी मटेरियल्स पहले ही अब्सॉर्ब कर लिए थे। अब केवल उसकी ग्रोथ रेट कंप्लीट होना बाकी था। उसके सामने रॉक कोस्ट का बॉडी अचानक एनर्जी से भर उठा और वह इंटेंस लाइट के साथ ग्लो करने लगा। उस सीन को देखते हुए लीन के फेस पर सेटिस्फैक्शन दिखाई देने लगा। उसने माइंड में सोचा कि जैसे ही ग्रोथ रेट कंडीशन कंप्लीट होती है, ये डायरेक्टली इवॉल्व हो सकता है और अब वही हो रहा था। कुछ ही मोमेंट्स में रॉक होस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया और वह अपने न्यू फॉर्म में बदल गया, जिसे रॉक गॉड सोल्जर कहा गया। उसके सामने एक स्टेटस पैनल अपीयर हुआ जिसमें उसकी डिटेल्स डिस्प्ले हुई। उसमें बताया गया कि अब उसमें रॉक और गोस्ट दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। वह रैंक 5 स्टेज 7 तक पहुंच चुका है और उसकी ग्रोथ रेट फिलहाल 0% है। इसके साथ ही उसके नेक्स्ट एवोल्यूशन फॉर्म रॉक गॉड जनरल के लिए रिक्वायरमेंट्स भी शो हुई, जिनमें 100% ग्रोथ रेट, 10 एलिमेंटल ऑरिजिन स्टोन्स और एक सेलेस्टियल मीटियोराइट की ज़रूरत थी। इस अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर यन कंप्लीटली स्टंट रह गया। उसका बॉडी हल्का ट्रेंबल करने लगा और उसने शॉक में कहा कि यह कैसे पॉसिबल है कि बैटल के बीच में ही कोई इवॉल्व कर जाए। वह एंगर में बड़बड़ाने लगा और लीन की लक को कर्स करते हुए पूछने लगा कि वह इतना लकी कैसे हो सकता है। दूसरी ओर याफुजिंग ने भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को एनालाइज किया और सरप्राइज में कहा कि इस न्यू फॉर्म की ऑरा लगभग रैंक 6 लेवल के करीब है। उसने यह भी कहा कि यह लगभग एक पूरा रैंक क्रॉस कर गया है और यह समझना मुश्किल है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। लीन इसके विपरीत पूरी तरह काम रहा। उसके लिए यह सब एक्सपेक्टेड था। उसने माइंड में सोचा कि उसने पहले ही रॉक कोस्ट की पोटेंशियल को पहचान लिया था और जब भी वह और आइस क्वीन इवॉल्व हुए थे, रॉक कोस्ट का बेस लेवल हमेशा उनसे हायर रहा था। यह उसकी हाई पोटेंशियल का प्रूफ था। फिर उसने लाउड वॉइस में रॉक गॉड सोल्जर को कॉल किया और उसे ऑर्डर दिया कि वह अपनी न्यू पावर शो करे। ऑर्डर मिलते ही रॉक गॉड सोल्जर जंप करके एयर में उठा और फुल फोर्स के साथ ग्राउंड पर स्लैम हुआ। उसके इस अटैक के साथ ही उसने अर्थक्वेक इम्पैक्ट यूज किया। पूरा एरिया वायलेंट ट्रेमर के साथ शेक हो गया और ग्राउंड कई जगह से क्रैक होकर टूट गई। हैवी डिब्री गिरने लगा और उसी के नीचे फायर ऑक्टोपस क्रश हो गया। उसी समय याफुजिंग का पेट बीस्ट भी एक्टिवेट हुआ और उसने पावरफुल लाइटनिंग अटैक लॉन्च किया, जिससे एनिमी को और भी हैवी डैमेज हुआ। अपनी दोनों मेन फोर्सेस को इतनी तेजी से डिफीट होते देख यन का बॉडी अनकंट्रोलेबली ट्रेंबल करने लगा।
उसके फेस पर एंगर और डिसबिलीफ दोनों क्लियर दिखाई दे रहे थे। उसने लीन की ओर घूरते हुए लाउड वॉइस में चिल्लाया कि वह यह न सोचे कि वह उसे इतनी आसानी से डिफीट कर सकता है। उसके टोन में प्राइड और डेस्परेशन का स्ट्रेंज मिक्स था। इसके तुरंत बाद यन ने ग्राउंड पर पड़े हाउलिंग फ्लैश क्रीचर्स को ऑर्डर दिया कि वे फिर से राइज हों। जैसे ही उसका कमांड एको हुआ, वे सभी स्ट्रेंज क्रीचर्स मूव करने लगे और रैपिड स्पीड से एक दूसरे में मर्ज होने लगे। कुछ ही मोमेंट्स में वे एक मैसिव, ट्विस्टेड और टेरिफाइंग मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गए जो उनके सामने खड़ा था। उसका साइज और एनर्जी दोनों ही एक्सट्रीमली डेंजरस थे। यन आगे बढ़ा और अग्रेसिव टोन में डिक्लेयर किया कि अब वे किसी को भी अलाइव नहीं जाने देंगे। उसके वर्ड्स में क्लियर किलिंग इंटेंट था। इसी दौरान उसने अपने क्लोथ्स के अंदर हैंड डाला और एक वुडन बॉक्स बाहर निकाला। उसने उसे टाइट ग्रिप में पकड़ा हुआ था और वह बॉक्स उसके हैंड्स में ट्रेम्बल कर रहा था, मानो उसके अंदर कोई टेरिफाइंग पावर सील हो जो किसी भी मोमेंट बाहर निकल सकती है। या फूजिंग ने जैसे ही यान के हैंड में पकड़े उस वुडन बॉक्स को देखा, उसे तुरंत कुछ स्ट्रेंज महसूस हुआ। उसके फेस पर कंसर्न साफ दिखाई देने लगा और उसने तुरंत लीन को कॉल करके कहा कि वह उस बॉक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करे। वह भीतर से स्ट्रॉन्ग पल्सेशन महसूस कर रही थी और अगले ही मोमेंट उसने पैनिक में पूछा कि आखिर वह क्या चीज़ है। यन ने उस बॉक्स को ओपन किया और उसके अंदर से एक स्टिल बीटिंग हार्ट बाहर निकाला। वह हार्ट उसके हैंड में धड़क रहा था, मानो उसमें लाइफ अभी भी एग्जिस्ट कर रही हो। उसने कोल्ड और एरोगेंट टोन में बताया कि यह ब्लड सोर्स हार्ट है जिसे उसने बीस्टामस एसोसिएशन ब्रांच पर अटैक के लिए फाइनल वेपन के रूप में प्रिपेयर किया था, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इसे इन दोनों के खिलाफ यूज करना पड़ेगा। यह कहते ही उसने बिना किसी हेजिटेशन के उस बीटिंग हार्ट को फोर्स से क्रश कर दिया। जैसे ही वह बर्स्ट हुआ, फ्रेश ब्लड चारों ओर स्प्लैश हो गया और एयर में एक स्ट्रेंज, शार्प और रॉटन स्मेल फैल गई। या फुजिंग ने तुरंत अपनी नोज कवर कर ली और डिस्गस्ट में कहा कि यह स्मेल अनबेरेबल है। उसी मोमेंट लीन का फेस सीरियस हो गया। उसने तुरंत महसूस किया कि इस ब्लड मिस्ट में कुछ रॉन्ग है और उसने वार्निंग दी कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। जब तक वे पूरी तरह समझ पाते, तब तक सामने खड़ा वह मैसिव मॉन्स्टर बॉडी जो हाउलिंग फ्लैश क्रीचर्स के फ्यूजन से बना था, उस ब्लड एनर्जी को रैपिड स्पीड से अब्सॉर्ब करने लगा। वह ब्लड उसके लिए एक पावरफुल एनर्जी सोर्स बन गया। उसका बॉडी तेजी से ट्रांसफॉर्म होने लगा, जैसे वह किसी न्यू फॉर्म में शिफ्ट कर रहा हो। उसकी सरफेस पर मौजूद स्टिकी सब्सटेंस धीरे धीरे अब्सॉर्ब हो गया और उसके लिम्स पर क्लियरली ब्लड वेसल्स उभरने लगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन बेहद फास्ट और टेरिफाइंग था। यह सीन देखकर लीन तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने लाउड वॉइस में कहा कि यह रिकन्फिगरेशन के माध्यम से इवॉल्व कर रहा है और उन्हें इसे तुरंत स्टॉप करना होगा, नहीं तो यह और भी डेंजरस बन जाएगा। या फुजिंग ने पैनिक में रिप्लाई किया कि वह समझ गई है। बिना टाइम वेस्ट किए लीन ने तुरंत एक स्पिरिट एरो शूट किया जो सीधे उस मॉन्स्टर बॉडी को पियर्स करता हुआ निकल गया। उस अटैक ने उसके बॉडी को बीच से स्प्लिट कर दिया और उसके बीच एक ह्यूज गैप बन गया। लेकिन शॉकिंगली उसके बॉडी की ब्लड वेसल्स तुरंत रिकनेक्ट हो गईं और उसका बॉडी वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। यह देखकर या फुजिंग स्टंट रह गई और शॉक में बोली कि उसकी रिकवरी स्पीड कितनी फास्ट है। लीन ने तुरंत एक्सप्लेन किया कि यह एक्चुअल हीलिंग नहीं है, बल्कि वह अपने बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करते समय लिक्विड स्टेट में एंटर कर रहा है, जिससे फिजिकल और एनर्जी बेस्ड दोनों अटैक्स का इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। उसने आगे बताया कि इस प्रकार के क्रीचर को डिफीट करने का केवल एक ही तरीका है और वह है वन शॉट में उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। इसी बीच वह मॉन्स्टर फुली इवॉल्व हो चुका था। उसका पूरा बॉडी ब्राइट क्रिम्सन कलर में ग्लो कर रहा था और उसकी प्रेजेंस से ही एनवायरनमेंट हैवी हो गया था। लीन की बात सुनकर यान जोर जोर से लाफ करने लगा और मॉकिंग टोन में बोला कि वे दोनों बेकार की होप न रखें। उसने एरोगेंस के साथ कहा कि ब्लड सोर्स हार्ट एक रेयर आइटम है जो किसी पेट बीस्ट की पावर को उसकी लिमिट से भी बियॉन्ड पुश कर सकता है और इसके इफेक्ट में उसका हाउलिंग फ्लैश अब रैंक 7 स्टेज 4 तक पहुंच चुका है। यह सुनकर या फुजिंग के फेस पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी। उसने नर्वस होकर कहा कि उनकी पावर गैप अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वह समझ नहीं पा रही कि अब वे क्या करें। उसकी वॉइस में पहली बार हेल्पलेसनेस दिखाई दी, लेकिन इसके विपरीत लीन पूरी तरह काम और कॉन्फिडेंट रहा।
उसने हल्की स्माइल के साथ कहा कि यह तो बस रैंक 7 स्टेज 4 ही है, मानो यह कोई बड़ी बात ही ना हो। उसकी यह रिएक्शन सुनकर या फुचिंग पूरी तरह शॉक रह गई और डिसबिलीफ में पूछने लगी कि वह इसे इतना नॉर्मल कैसे ले सकता है। वहीं यन भी इरिटेटेड हो गया और एंगर में भरकर उसने लीन से पूछा कि वह आखिर कहना क्या चाहता है। लीन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और काम लेकिन फर्म टोन में आंसर दिया कि शियाओयान ने पहले इग्निस रॉक ड्रैगन को एक गेटकीपर की तरह यूज किया था और उसी के सहारे एक सीक्रेट चेंबर बनाकर डीमन टाइप पेट्स को रेस कर रहा था। उसने आगे कहा कि अगर शाओयन को लगता है कि रेड अर्थ सीक्रेट रेल्म की इंसिडेंट उससे जुड़ी हुई है, तो उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि लीन पहले ही 2 एडल्ट रैंक 8 ड्रैगन्स का सामना कर चुका है, इसलिए उसके सामने यह आर्टिफिशियली क्रिएटेड इनकम्प्लीट क्रिएचर कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनते ही शियाओयान का फेस एंगर से डिस्टॉर्ट हो गया और उसकी आइज में रेस की फ्लेम्स भड़क उठी। उसी मोमेंट आइस क्वीन और रॉक होस्ट पूरी तरह रेडी खड़े थे, सिर्फ लीन के कमांड का वेट कर रहे थे। लीन ने बिना टाइम वेस्ट किए फ्यूजन स्पिरिट आर्ट एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल दोनों के बॉडीज एनर्जी स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो गए और आपस में मर्ज होकर एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। कुछ ही मोमेंट्स में एक मैसिव और एक्सट्रीमली पावरफुल बॉडी सामने अपीयर हुआ, जिसमें स्टोन और आइस दोनों की पावर कंबाइन थी। यह था अबिसल फ्रॉस्ट जायंट, जो अब रैंक 7 स्टेज 4 तक पहुंच चुका था और जिसका इफेक्ट 60 सेकंड्स तक रहने वाला था। लीन ने इस फॉर्म को देखकर सेटिस्फैक्शन से स्माइल की और माइंड में सोचा कि अब एबिसल फ्रॉस्ट जायंट भी रैंक 7 स्टेज 4 तक पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि उसे बर्स्ट सीड कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह उसके लिए एक बिग रिलीफ था। दूसरी ओर ये सीन देखकर शाओयान के भीतर पैनिक फैल गया। उसने शॉक में चिल्लाते हुए कहा कि यह कैसे पॉसिबल है कि उसका लेवल इतनी तेजी से इंक्रीज हो गया। उसने ये भी कहा कि रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि लीन का फ्यूजन फॉर्म केवल रैंक 6 तक लिमिटेड है। कंप्लीटली पैनिक्ड शियाओयान ने जल्दी में अपना हैंड वेव किया और अपने मॉन्स्टर को ऑर्डर दिया कि वह लीन को होल्ड करे। उसके टीथ एंगर से क्लेंच थे और वह खुद पीछे हटने लगा। उसके माइंड में थॉट आया कि जब तक वह अलाइव है तब तक उसके पास कमबैक का चांस रहेगा। उसने सोचा कि जैसे ही वह यहाँ से एस्केप करेगा, वह इस लड़के के अबॉर्मल बिहेवियर की रिपोर्ट अपने हायर अथॉरिटीज़ को देगा। लेकिन अगले ही मोमेंट उसे कुछ स्ट्रेंज महसूस हुआ। वह अचानक रुक गया और कंफ्यूज्ड होकर अपने फीट की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह मूव क्यों नहीं कर पा रहा है। तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके लेग्स ने काम करना बंद कर दिया है। उसी समय यह क्लियर हो गया कि वह और उसका क्रीचर दोनों वेस्ट से नीचे तक पूरी तरह फ्रीज हो चुके थे। पैनिक में शाओयान ने हेड उठाया और चारों ओर देखने लगा कि यह क्या हुआ। तभी उसे समझ आया कि यह सब अबिसल फ्रॉस्ट के अटैक का रिजल्ट है। अबिसल फ्रॉस्ट अर्थ बाइंडिंग आर्कटिक डोमेन एक्टिवेट हो चुका था। आइस पार्टिकल्स तेजी से पूरे एरिया में स्प्रेड होने लगे और अपने पाथ में आने वाली हर चीज़ को फ्रीज करते चले गए। पूरा इन्वायरमेंट एक कोल्ड डेडली एनर्जी से फिल हो गया। इसके तुरंत बाद एक और डेवस्टेटिंग अटैक हुआ। अबिसल फ्रॉस्ट आइस कोर क्रैश स्काई से गिरता हुआ सीधे ग्राउंड पर इम्पैक्ट हुआ। जैसे ही वह स्ट्राइक हुआ, एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ जिसने ग्राउंड को काउंटलेस पीसेस में ब्रेक कर दिया। चारों ओर वाइट स्मोक फैल गया और कुछ टाइम के लिए कुछ भी विजिबल नहीं था। टाइम धीरे धीरे पास होने लगा और अंततः माउंटेन पीक के पीछे से सनलाइट निकलने लगी। उसी समय याफुजिंग के सबऑर्डिनेट्स यूएन को गाइड करते हुए उस लोकेशन की ओर लेकर आ रहे थे। उन्होंने पॉइंट करते हुए कहा कि इंसिडेंट यहीं हुआ था। जैसे ही वे उस प्लेस पर पहुंचे, सभी अचानक रुक गए। उनके सामने का सीन देखकर सब स्टंट रह गए। यूएन नीचे झुककर एरिया इंस्पेक्ट करने लगा, जबकि उसके आसपास खड़े लोग शॉक में माउथ ओपन किए खड़े थे। वहाँ केवल ब्रोकन ग्राउंड, स्कैटर्ड रॉक्स और डिस्ट्रक्शन के साइंस दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ एक मैसिव बैटल हुई हो जिसने पूरे एरिया को कंप्लीटली डेवस्टेट कर दिया हो। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि वहाँ एक भी पर्सन दिखाई नहीं दे रहा था, मानो बैटल के बाद सब कुछ अचानक डिसअपीयर हो गया हो और पीछे केवल डिस्ट्रक्शन की स्टोरी छोड़ गया हो। एक युवा व्यक्ति डिस्पेयर से भरकर वहीं ग्राउंड पर गिर पड़ा। उसने अपने फेस को हैंड से कवर कर लिया और रोते हुए बड़बड़ाने लगा कि क्या वे बहुत लेट पहुंच गए हैं।
उसके वॉइस में रिग्रेट और हेल्पलेसनेस साफ दिखाई दे रही थी। आसपास का डेवास्टेशन देखकर उसके माइंड में ये फियर बैठ गया था कि शायद सब कुछ एंड हो चुका है। वहीं युयान भी ये सीन देखकर अंदर तक शेक हो गया। उसने अपने टीथ क्लेंच कर लिए और सीरियस टोन में कहा कि इतनी भयानक डिस्ट्रक्शन क्या सच में उनकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पावरफुल किसी फोर्स के कारण हुई है। चारों ओर ब्रोकन ग्राउंड, स्कैटर्ड रॉक्स और बर्न मार्क्स इस बात का प्रूफ दे रहे थे कि यहाँ एक एक्सट्रीमली इंटेंस बैटल हुई थी। हर तरफ साइलेंस था जो इस डिस्ट्रक्शन को और भी टेरिफाइंग बना रहा था। तभी अचानक उस साइलेंस को ब्रेक करते हुए एक फेमिलियर वॉइस गूंजी। वह लीन की वॉइस थी जो पास ही से उन्हें कॉल कर रहा था। ये सुनते ही यूएन शॉक हो गया और तुरंत उस डायरेक्शन में टर्न हुआ जहाँ से वॉइस आ रही थी। जैसे ही उसकी नज़र वहाँ पड़ी, वह कुछ मोमेंट्स के लिए कंप्लीटली स्टंट रह गया। सामने लीन खड़ा था और उसने शियाओयान को टाइट बाइंड करके रखा हुआ था। वह पूरी तरह कंट्रोल में था और किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस करने की कंडीशन में नहीं था। लेन ने कैजुअल और रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ हैंड वेव करते हुए युयान को ग्रीट किया और स्माइल के साथ उसे गुड मॉर्निंग कहा। उसके टोन में बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, मानो अभी अभी जो कुछ हुआ वह उसके लिए कोई बिग डील ही ना हो। उसने लाइट टोन में कहा कि इस बार सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा मेसी हो गई थी और अब उसे क्लीन अप के लिए यूएन की हेल्प चाहिए होगी। उसकी यह कैजुअल बिहेवियर उस डेवस्टेटिंग सीन के बिल्कुल ऑपोजिट थी, जिससे यूएन और उसके टीममेट्स अभी भी रिकवर नहीं कर पाए थे। यूएन की आइज ये सब देखकर और वाइड हो गईं। उसके फेस पर डीप डिसबिलीफ था। उसने शॉक में कहा कि क्या लीन ने सच में एक और पर्सन को अलाइव कैप्चर कर लिया है। उसके लिए ये बिलीव करना मुश्किल था कि इतनी वायलेंट बैटल के बाद भी लीन न सिर्फ सेफ खड़ा है, बल्कि उसने एनिमी को अलाइव कैप्चर भी कर लिया है। इसके बाद उसकी नज़र उस बाउंड पर्सन पर पड़ी। उसने ध्यान से उसे ऑब्जर्व किया और कुछ मोमेंट्स तक आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। फिर उसने डिसबिलीफ से भरे टोन में पूछा कि क्या वह सच में शियाओयान है, जो रेड मून ग्रुप का एक टिकॉन है और जिसकी पावर रैंक 6 लेवल तक पहुंच चुकी है। ये क्वेश्चन सिर्फ सरप्राइज नहीं, बल्कि डीप शॉक और रिस्पेक्ट दोनों को शो कर रहा था, क्योंकि एक रैंक 6 लेवल के पावरफुल एनिमी को अलाइव कैप्चर करना कोई ऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं थी। उस मोमेंट सभी को ये क्लियर हो गया कि लीन की रियल स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है और वह सिर्फ एक टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर बन चुका है। तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आपको पता ही है कि क्या करना है, और अगर आगे भी ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।